हमारे हिसाब से हम तो ये कहेंगे हाड़ौती में कोई सा भी कोना दे दो मेरे को, कोई कह दे कि आम की खेती नहीं होगी, वहाँ में आम की खेती करके हिम्मत करके कर रहे हैं तो भगवान भी साथ देगा। ऐसा ही हुआ, अगर वो थोड़ा कुछ जैसे गेहूं वगैरह खाने के लिए अलग कर लिया करते थे, पर जो मेरा एक्सपेरिमेंट था वो अलग चलता था कि अपन को कुछ अलग ही हटके, दुनिया से अलग हटके करना है अपन को, तो वो प्रयोग अलग चलता था। जैसे घर वालों के लिए जैसे गेहूं हो गया खाने के लिए, बाकी उसको थोड़ा बहुत बेच के वो किराना वगैरह जो भी आना था वो तो चलता ही रहता था। पर जो मेरा प्रयोग था अलग ही उद्देश्य था कि अपन को कुछ ऐसा अलग करके दिखाना है दुनिया को। दुनिया हाई होके भी अब हाई फाई काम करके दिखाओ ना, हाई फाई तो अपन खुद को हाई फाई होके क्या करना है। ये मैं ये चाहता हूँ मेरी जो वैरायटी है उसको सभी किसान लगाएं और उसका समाज सब फायदा उठाए। मेरा सबसे बड़ा सोच तो यही है, और लोग आगे तक याद करें, खाएं इसको। पहचान का तो यह है, जैसे आम आदमी तो पहचान नहीं पाएगा, जो इसी फील्ड में काम करता है तो पत्ती देख के भी पौधे को पहचान लेता है। अच्छा, तो हम तो ये कहेंगे पहले आप जहाँ से पौधा खरीद रहे हैं उसकी जांच परख कीजिए कि वास्तव में अपन जो खरीद रहे हैं वो वैरायटी वही है ना। अच्छा, खरीद लिया आपने, सही चीज़ खरीद ली, उसको फिर लगाना है। जैसे आप लगाना चाहते हो, जमीन हो तो जमीन में लगाइए, बहुत अच्छी बात है। जमीन नहीं तो हमारी वैरायटी ऐसी है, बोनी वैरायटी है, इसको पोट में भी लगाया जा सकता है, किचन गार्डन में लगाया जा सकता है, अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे लगाया जाता है, तो फिर उसको लगाइए आप। अजी मैं कियो घणी खम्मा सा राम राम सा। मेरा नाम सावी है और सीकिंग सॉल्यूशंस विद सावी के सेकंड सीजन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मेरे गेस्ट है ये एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्हें 2 बार राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुका है। ये कोटा के लिए सदाबहार हैं, लेकिन फिर भी इतने सादे बने हुए हैं कि साहब इनसे बातचीत करना बनता है। जी हाँ, वो ब्रांड है कोटा के लिए क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ की खेती को बाहर पहुँचाया है। श्री कृष्ण सुमन बिल्कुल हमारे साथ में है। और श्री किशन जी वैसे तो 56 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन इन 56 वर्षों में उन्होंने जो सबसे बड़ा कार्य किया है वो ये कि इनके यहाँ के पौधे जो हैं, जो उन्होंने खुद डेवलप किए हैं, वो राष्ट्रपति भवन में लगे हुए हैं। जी हाँ, द मैंगो मैन बिल्कुल हमारे सामने है। श्री किशन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अच्छा साहब, पहले तो यो बताओ कि ये जो नाम है आपका श्री किशन, वो किसने दिया? ये मेरे माता पिताओं ने दिया। अरे वाह। एक जो जयपुर के पास है श्री जी, वो उनसे वहाँ मान्यता है हमारी, तो उनके आधार पे मेरा नाम रखा गया है। अरे वाह। श्री किशन। तो श्री किशन जी मैंगो मैन है ना, आम इंसान तो एक्चुअली आप ही हो, वैसे भी और ऐसे भी, लेकिन आपका जो कार्य है वो बहुत बढ़िया चल रहा है। तो आपको मैंगो मैन क्यों कहा जाता है, ये समझाएं। ये जो मैंने एक नई वैरायटी बनाई है और उसको सभी पसंद कर रहे हैं, और उसमें अभी तक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जो वैरायटी बना रखी थी तो वो 2 साल में एक बार फल देती थी या 1 साल में एक बार फल देती थी। मैंने जो वैरायटी बनाई है वो हर सीजन में, साल में 3 बार फल देती है। इसलिए लोगों को थोड़ा ऐसा लगा कि भाई आम पे काम किया है तो बहुत अच्छा काम है, हर सीजन में आम खाने को मिलेगा, तो उसी आधार पे भी लोगों का सदाबहार आम के प्रति बहुत रुझान हो गया। बिल्कुल हो गया। इनफैक्ट जो लोग देख सुन पा रहे हैं हमें, मैं उन्हें बता दूं कि ये जो सदाबहार आम है, इसे सदाबहार इसीलिए कहा गया क्योंकि ये वर्ष पर्यंत एक छोटा सा पौधा भी जो है वो आम का फल देता है। ठीक है, और खास बात ये है कि इस फल के लिए हमारे श्री किशन जी के पास एक पेटेंट भी है। अच्छा, तो साहब ये जो जर्नी है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप तो सीधे साधे व्यक्ति हुए, इतने सीधे साधे कि खेतीबाड़ी करनी थी और खेतीबाड़ी से, लेकिन इस तरफ रुझान कैसे हुआ, कैसे आपने ये रिसर्च की और कैसे चीज़ें आगे बढ़ी? हाँ, मैं शुरू से बताता हूँ। परिवार में मेरे भाइयों में सबसे बड़ा होने के नाते मैं पढ़ाई करता था, बीएससी अनकम्प्लीट रह गई मेरी। अच्छा। बीच में पढ़ाई छोड़ के खेती करना पड़ा। अच्छा। तो बड़ा होने के नाते खेती मैंने शुरू किया, मतलब जैसे बाप दादा तो करते थे, पर मेरा नंबर आया फिर खेती करने का, तो मैंने शुरू किया। जो कर रहे थे बाप दादा कर रहे थे वही खेती करना शुरू किया, पर उसमें एक तो प्राकृतिक प्रकोप बहुत होता था। सही बात है। और कीड़े बीमारी बहुत लगते थे, और उसमें मैं संतुष्ट नहीं था। मेरी सोच ये थी कि अपन को खेती तो करना ही है, और तो कुछ है ही नहीं, नौकरी वगैरह कुछ तो है नहीं, नौकरी नहीं करेंगे कहीं भी। शुरू से ये मेरी इच्छा थी, खेती करना है तो खेती ऐसे करें उसमें एक तो प्राकृतिक प्रकोप का नुकसान नहीं के बराबर हो, और इनकम डेली हो, चाहे कम जाए, मार्केट ऊपर नीचे हो जाए, पर इनकम डेली हो। शुरू से मेरा ये लक्ष्य रहा है। तो हमने उसको जैसे गेहूँ चावल किया, उसमें वही प्राकृतिक प्रकोप होते थे, उसको हटा के हमने इसकी सब्जियों की खेती करना शुरू किया। अच्छा। सब्जी की खेती की तो उसमें इनकम तो होने लग गई डेली, और प्राकृतिक प्रकोप का नुकसान भी इतना नहीं होता था, पर उसमें कीड़े बीमारी बहुत लगते थे। सही बात है। तो कीटनाशक डाला जाता था, वो समाज के हित में अच्छा नहीं था। तो वहाँ से भी भाई जो अपन कर रहे हैं समाज के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, वहाँ से भी मन उछट गया कि अपन ये काम नहीं करेंगे। तो क्या करें, खेती तो करना ही है। फिर सोचा, दिमाग लगाया क्या करें,
फूलों की खेती का फिर मेरे दिमाग में आया फूलों की खेती करना चाहिए अपन को। फूलों की खेती करी तो हमारे जो पूरे खेत थे उनमें फूल लगा दिए हमने, उसमें गुलाब, मोगरा, आपका जो सीजनल जो आता है वो सब फूलों की खेती करी हमने। कुंटलों से टनों से फूल बेचे। क्या बात है। अब उसमें इनकम भी डेली होती है, प्राकृतिक प्रकोप का नुकसान भी नहीं होता था। तो उससे उत्साह होगा भाई अपन ने जो सोचा था कुछ हद तक सही हो गया। हाँ। फिर उसमें आगे प्रयोग करने की सोची। तो जो हाइब्रिड गुलाब होती है अलग अलग कलर की, वो हमने देसी पौधा लगा के उस पर ग्राफ्टिंग किया। अच्छा। तो ग्राफ्टिंग किया तो एक पौधे पे मैंने ऐसा सोचा, एक पौधे पे अलग अलग टहनी पे अलग अलग ग्राफ्टिंग की जाए। तो ऐसा ही किया, तो एक ही पौधे पे मैंने 7 रंग के फूल खिला दिया, मतलब खिले। क्या बात है, बहुत तो उससे और उत्साह बढ़ा कि भाई जो अपन चल रहे हैं, जो सही लाइन पे चल रहे हैं। उसी से फिर आगे सोचा कि आगे अपन को और भी आगे काम करना चाहिए। वो किस पे करें, वो फलों का सोचा भाई फलों पे करें। फूलों पे तो कर लिया अपने, फलों पे करें। फलों पे किस पे करें, आम पे करें। आम पे क्यों करें भाई, किसान जब आम का बगीचा लगाता है तो उसको 2 साल में एक बार फल मिलता था, उसका खर्च हर साल होता था। उस खर्चे को बचाने के लिए भाई अपन से ऐसी वैरायटी बने जो कम से कम हर साल फल दे, तो किसान की जो लागत होती है वो तो निकले। तब से फिर अच्छा, लेकिन है ना, आम के लिए हाड़ौती का जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, वो इतना अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है हाँ, ना? नहीं माना जाता, पर हमारे हिसाब से हम तो ये कहेंगे हाड़ौती में कोई सा भी कोना दे दो मेरे को, कोई कह दे कि आम की खेती नहीं होगी, वहाँ मैं आम की खेती करके दिखा दूंगा। क्या बात है, ये है बहुत हमारा बढ़िया। दावा। अच्छा, गिरधरपुरा छोटा सा गांव, आपने कहा पढ़ाई बीच में छूट गई, तो एक तरह से ना हर जगह पर ऐसे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी आती गई कि मतलब व्यवधान बहुत थे। हाँ, व्यवधान बहुत आए व्यवधान। लेकिन आपके अंदर ही कुछ रहा होगा जिस कारण आप उन एक्सपेरिमेंट्स को कर पाए। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि नॉर्मल व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी पेट की भूख होती है। हाँ जी। है ना? और अगर आप घर में सबसे बड़े रहे हैं तो उस अनुसार आपको पहले उनके लिए कमाई करनी जरूरी है। तो इसमें कभी डर नहीं लगा कि अगर ये नहीं चला तो क्या होगा? बिल्कुल डर नहीं लगा। डर इसलिए नहीं लगा कि अपन जो करेंगे, हिम्मत करके कर रहे हैं तो भगवान भी साथ देगा। ऐसा ही हुआ। अगर वो थोड़ा कुछ जैसे गेहूं वगैरह खाने के लिए अलग कर लिया करते थे, पर जो मेरा एक्सपेरिमेंट था वो अलग चलता था कि अपन को कुछ अलग ही हटके, दुनिया से अलग हटके करना है अपन को। तो वो प्रयोग अलग चलता था। जैसे घर वालों के लिए जैसे गेहूं हो गया खाने के लिए, बाकी उसको थोड़ा बहुत बेच के वो किराना वगैरह जो भी आना था वो तो चलता ही रहता था। पर जो मेरा प्रयोग था अलग ही उद्देश्य था कि अपन को कुछ ऐसा अलग करके दिखाना है दुनिया को, दुनिया भी याद करे। साहब, एक बात कहूँ, आपने ये बात मानी नहीं है, लेकिन चक्कर क्या है ना, किसान जो है ना भोला भाला भी होता है, और भोला भाला होने के साथ साथ वो शायद मतलब दूसरों की फिक्र पहले करता है। हाँ। बजाय कि अपनी। तो मतलब इसीलिए भी शायद आपका जो डर है उतना नहीं रहा होगा कि नहीं मैं इतना तो कर ही लूंगा। हाँ, नहीं, मेरा तो लक्ष्य था ना, एक लक्ष्य बना रखा था मैंने कि भाई किसी भी हालत में अपन को कुछ करके भीड़ से अलग चलना है, भीड़ से अलग चल के दिखाना है। अच्छा, भीड़ से अलग चलना यानी कि सोसाइटी में कहीं ना कहीं ये मान लीजिए कि विरोध भी झेलना। बहुत विरोध झेले ना, उससे अलग चलने में तो हर कोई अच्छा, कुछ उसके बारे में बताइए, क्योंकि मतलब जो आप कार्य कर रहे थे, मैं मानती हूँ कि माता पिता, पत्नी, बच्चे वो सब तो समझ सकते हैं। लेकिन आसपास के लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे। कभी सुनने को मिला? बिल्कुल, रिश्तेदारों ने बोला क्या करेगा, आम में लगा रहता है दिन रात, इसमें क्या कमाएगा, क्या खाएगा, इसमें क्या मिल जाएगा इसको। तो रिश्तेदारों का, गांव वालों का, जो और भी लोग थे उनका तो ये था कि ये कर रहा है जो बहुत गलत कर रहा है। अच्छा। पर मेरा सोच तो ये था कि जो मैं कर रहा हूँ इसका फल चाहे लेट मिलेगा पर मेरे को मिलेगा जरूर। उसी विश्वास से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, ये कर रहा हूँ। तो एक तरह से वो जो आपका साइंटिफिक थॉट है ना मतलब वैज्ञानिक माइंड आपका, उसने आपको बड़ी मदद की और नहीं रुकने झुकने वाली सिचुएशन। और फिर एक लक्ष्य था कि लक्ष्य कुछ प्राप्त करना है अपन को। उससे फिर कोई पीछे आ रहा है तो भाई पीछे रहे तो उसका नहीं सही बात है, नहीं सुनेंगे। तो श्री कृष्ण जी, एक बात और समझाइए, क्योंकि है ना राष्ट्रपति अवार्ड जब मिला है ना 2019 में, पहला प्रणब मुखर्जी जी द्वारा है ना महामहिम, और उसके बाद 2023 में सितंबर में महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। ठीक है, दोनों ही ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर राष्ट्रपति अवार्ड के लिए पहले अप्लाई करना पड़ता है ना। आपको अपना प्रोडक्ट, आप क्योंकि इतने सीधे साधे व्यक्ति हैं तो मुझे थोड़ी सी हैरानी है इस बात पर कि कैसे आपने अपने आम को वहाँ तक पहुँचाया होगा। हाँ, इसको जैसे अब वैरायटी बन गई हमारी तो प्रचार प्रसार होने लगा। जैसे PIB से हमारी 2 बार खबर छप गई। अच्छा। जो राजस्थान जो इसकी भारत की पत्रकारिता है वहाँ से 2 बार छपी, फिर उनके बाद लोगों ने यहाँ भी छापा। और मेरा सबसे बड़ा तो जो है मेरा जो सपोर्टर है NIF, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया, गुजरात में है, गांधीनगर में। उन्होंने मेरे को राष्ट्रपति भवन तक भी पहुँचाने का उनका श्रेय है। वहाँ पे उन्होंने हमारी एग्जीबिशन लगवाई, राष्ट्रपति जी आए, उन्होंने सराया, 4 पौधे लगवाए। वहाँ से फिर
चल गया मामला फिर। अच्छा, आप इतने बोले वाले हैं, हाँ चल गया, बढ़िया है। अच्छा, जब कुछ नहीं था, जब आज कुछ है, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके व्यक्तित्व में एक चीज नहीं बदला है, क्योंकि ये आपकी और मेरी पहली मुलाकात नहीं है। वो पिछली बार जब खेत पर आई थी तो मुझे पता है बिल्कुल सिंपल कि आप तब भी सिंपल थे, आज भी सिंपल है। क्या करना है हाई फाई होके भी, अब हाई फाई काम करके दिखाओ ना। हाई फाई तो अपन खुद को हाई फाई होके क्या करना है, तो काम। तो मन में कोई अभी किस ओर जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या लक्ष्य है अभी इस मोमेंट पर? अब तो यही है, मैं ये चाहता हूँ मेरी जो वैरायटी है उसको सभी किसान लगाएं और उसका समाज सब फायदा उठाए। मेरा सबसे बड़ा सोच तो यही है, और लोग आगे तक याद करें, खाएं इसको, सदाबहार आम को, तो यही चाहूँगा मैं। सही बात है। अच्छा, सदाबहार आम, लेकिन इसके बहुत सारे मतलब आपने तो इसे डेवलप कर लिया, लेकिन नकालों से सावधान वाला मामला भी है ना? क्योंकि मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि मैं भी किसी नर्सरी में गई थी और मैंने अपने इस आम का जिक्र किया, तो उन्होंने कहा नहीं भैया हमारे पास भी है ऐसा पौधा। तो ये कहाँ से आपको सिचुएशन कभी पता चला है कि हाँ ऐसा आपके आम के नाम से भी ऐसा कुछ हो रहा है? बिल्कुल, जैसे मैं तो काम में लगाए रहता हूँ, तो मैं तो नेट वगैरह इतना ज़्यादा नहीं देखता हूँ। अच्छा। पर जो कस्टमर आते हैं या फ़ोन करते हैं, उन्होंने मेरे को बताया अच्छा, आपकी वैरायटी को उसको सदाबहार नहीं है, पर सदाबहार के बेचा जा रहा है। वेस्ट बंगाल में खूब बेच रहे हैं, खूब नर्सरी। अच्छा। सारिका नर्सरी वाला है। हाँ। और भी दूसरे बहुत सारे नर्सरी वेस्ट बंगाल वाले बहुत बेच रहे हैं। हाँ। तो मैं किसान लोगों को या जो वास्तव में सदाबहार आम चाहते हैं उनसे कहना चाहूँगा, भाई आप कम से कम एक बार मेरे से संपर्क कीजिए और मेरा जो है मदर प्लांट देखिए, उनका भी देखिए। मैं ऐसा नहीं कहता भाई उनसे मत लीजिए आप, पर उनकी भी जांच परख कीजिए, मेरी जांच परख कीजिए, उसके बाद आप सदाबहार आम लीजिए। नहीं तो आपने सदाबहार सस्ते के चक्कर में ले लेगा, वेस्ट बंगाल से मंगवा ले, वो ऑनलाइन आ जाएगा, पर 5 साल बाद में आपको पता लगेगा उस पर सदाबहार आम आएगा ही नहीं, वो सदाबहार है ही नहीं, देसी पौधा उठा के दिया जा रहा है। मैं जैसे 1700 का बेचता हूँ, मैं खुद बना रहा हूँ, लार्ज स्केल पे बनाता हूँ, फिर भी 1700 में धड़ेले से बिक रहा है मेरा। वो 270 रुपये में बेच रहे, तो कैसे सदाबहार हो सकता है वो? सही बात है। तो मैं सभी से ये विनती मेरी, थोड़ा सोच समझ के लें इसको। और मेरा तो खैर थोड़ा बहुत नाम खराब हो ही रहा है, पर आप लोगों का तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। 5 साल बाद में उसको काट के फेंकना पड़ेगा आपको, जब फल आने की स्थिति होगी, जब सदाबहार नहीं आएगा, उस पर सदाबहार है ही नहीं। तो मैं यही कहूँगा दूसरों से जो कर रहे हैं उससे थोड़ा सावधान रह के पौधे खरीदें, वास्तविकता जान के खरीदें। सही बात है। श्री कृष्ण जी, मुझे ना आम के पौधे के बारे में और जानकारी दीजिए, क्योंकि आपने जैसे कहा कि ये नकली है, वैसे पहचाना कैसे जाए? और उसके साथ साथ जब हम बात कर रहे हैं कि कौन से सीज़न में लगाना चाहिए, या फिर अगर मान लीजिए मैं एक हाउस होल्ड हूँ और मुझे लगता है कि हमारे घर में ये मैं आम का पौधा लगाना चाहती हूँ, सदाबहार आम का, हाँ जी, तो भला मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान होना चाहिए? पहले तो पहचान का तो यह है, जैसे आम आदमी तो पहचान नहीं पाएगा, जो इसी फील्ड में काम करता है तो पत्ती देख के भी पौधे को पहचान लेता है। अच्छा। तो हम तो ये कहेंगे, पहले आप जहाँ से पौधा खरीद रहे हैं उसकी जांच परख कीजिए कि वास्तव में अपन जो खरीद रहे हैं वो वैरायटी वही है ना। अच्छा। खरीद लिया आपने, सही चीज़ खरीद ली, उसको फिर लगाना है। जैसे आप लगाना चाहते हो, जमीन हो तो जमीन में लगाइए, बहुत अच्छी बात है। जमीन नहीं तो हमारी वैरायटी ऐसी है, बोनी वैरायटी है, इसको पोट में भी लगाया जा सकता है, किचन गार्डन में लगाया जा सकता है, अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे लगाया जाता है। तो फिर उसको लगाइए आप। अब लगाने का सबसे बड़ा तो ये है, उसमें पानी लिमिटेड रखिए। हमारी वैरायटी को पानी कम चाहिए। लोग इसको, जैसे महंगा पौधा है या अच्छी वैरायटी है, बार बार फल देगी, तो उसको ज़्यादा पानी देके उसकी जड़ों में फंगस हो जाता है, जड़ें गल जाती है, पौधा मर जाता है। शुरू में हमारे बहुत शिकायत आई कि आपके सदाबहार आम मर जाते हैं। हमने उन्हीं लोगों से पूछा, भाई आप पानी वगैरह कैसे दे रहे हो, क्या क्या दे रहे हो? तो हम पानी डेली देते हैं। मैंने कहा भाई क्यों देते हो डेली? जरूरत ही नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा पानी देंगे पौधा जल्दी बढ़ेगा और जल्दी फल देगा। वही उल्टा हो जाता था। फिर हमने उनको बताया, भाई आप पानी लिमिटेड दीजिए। लिमिटेड कितने दिनों में दें? अब हमारे सामने भी बहुत बड़ी समस्या आ गई, भाई दिन कैसे बताएं? एक तरफ तो काली मिट्टी है, उसमें आप 8 दिन तक पानी नहीं देंगे तो चलेगा। हाँ। दूसरी तरफ रेतीली मिट्टी है, हाँ। उसमें अगर 8 दिन तक पानी नहीं दिया आपने तो पौधा पानी के बिना ही मर जाएगा। सही बात है। तो फिर जो मैंने रिसर्च किया था, ये वैरायटी बनाई, उससे भी ज़्यादा मेरे सामने सवाल खड़ा हो गया। अब इन लोगों को कैसे संतुष्ट करें, कैसे जवाब दें? फिर मैंने बहुत मंथन किया, बहुत सोचा, फिर मैंने एक स्टैंडर्ड बनाया। अच्छा। जहाँ पौधा लगा हो या आप पानी देना चाहते हैं, उस पर आप 3 इंच गहराई तक खोद के देखो मिट्टी को। अच्छा। उसमें अगर नमी बनी हुई है तो पानी नहीं देना है, चाहे 8 दिन हो जाए, 10 दिन हो जाए। आपने खोद के देखा और उसमें गीलापन है तो पानी नहीं देना है जब तक सूखा नहीं हो जाए। उसके अपोजिट आपने 3 इंच गहराई तक खोद के देखा और 2 दिन में सूखा नजर आ रहा है, आपको मिट्टी सूखी नजर आ रही है, तो फिर 2 दिन में पानी लगाइए, फिर 8 दिन का भी इंतजार नहीं कीजिए।
उससे क्या होगा, आपका पौधा बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा, मरेगा भी नहीं, बहुत अच्छा। उसको टाइम टू टाइम पानी चाहिएगा, तो ज़्यादा पानी देंगे जड़ें सड़ जाती है, उसमें फंगस लग जाएगा, पौधा खत्म हो जाता है। अच्छा श्री किशन जी, ये बहुत अच्छी जानकारी थी। अब मैं, क्योंकि आप किसान व्यक्ति हैं, इसलिए कोटा के नॉर्मल व्यक्ति के लिए पूछ रही हूँ कि यहाँ किस तरह की मिट्टी एग्जिस्ट करती है। नर्सरी वाले अक्सर आपको, और सिर्फ मैं सदाबहार आम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर पौधे की बात कर रही हूँ, तो हमें जनरली हम कैसे समझें कि हमें किस तरह के पौधे हमारे यहाँ पर ज़्यादा चल सकते हैं, है ना। और ये शायद क्योंकि मैं, आप ये कह लीजिए मैं आपकी नॉलेज का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि नॉर्मल लोगों को ये पता रहे कि भला कोटा में किस तरह के पौधे हम लगा सकते हैं, कैसे हमारा सॉइल होना चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान रखें। हाँ जी, जिन एरियो में अगर पानी की कमी है, दिक्कत है, तो वहाँ पे आंवला लगाइए, बेर लगाइए, नींबू लगाइए, कम पानी में भी चलने वाली चीज़ें ये। जहाँ पानी, ये आम भी चलेगा कम पानी में। ठीक है। जहाँ पर्याप्त पानी है, आप अमरूद लगाइए, चीकू, संतरा, मौसमी, कटहल, कब कुछ भी लगा सकते हैं, सब चलेगा। अच्छा। मिट्टी का कोई नहीं है, वो तो लोगों ने एक भ्रांतियाँ बना रखी है, भैया आम नहीं होगा, पर किसी ने लगा के देखा ही नहीं। अब लगा के देखते हैं उसको, भाई दीमक खाती है या फंगस लगती है, कम से कम ये तो देखें ना, क्यों नहीं केवल भ्रांतियाँ लेके बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ तो पौधा चलता ही नहीं है, आम का पौधा लगता ही नहीं है। जबकि पुराने पौधे, हम उन लोगों से फिर पूछते हैं, भाई आपके यहाँ पुराना पौधा कोई है क्या, उस एरिया में चल रहा है? हाँ, आम का पौधा लग रहा है, बहुत पुराना है। तो जब वो पुराना पौधा वहाँ लग रहा है, तो आप नए लगाइए ना, क्यों नहीं चलेगा? और नहीं चलता है तो वहाँ फिर हमको बताइए, वहाँ हम देखेंगे उसको क्यों नहीं चल रहा। कोई भी जो दिक्कत हो रही होगी, कमी होगी, तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, चलाएंगे। बहुत सुंदर जानकारी। अच्छा श्री कृष्ण जी, एक बात और समझाएं, क्योंकि आपने तो मात्र 1 बीघा ज़मीन से कार्य शुरू किया था, और आज आप अपनी मेहनत और साथ साथ मैं ये कहूँगी कि रिसर्च के दम पर इतना कुछ कार्य कर पाए हैं, क्योंकि आप स्वयं ये सोचते हैं कि नहीं मैं इतना तो कर ही लूँगा, और आप उस मेहनत को बनाए रखते हैं। लेकिन किसान तो अक्सर मेहनती ही बताया जाता है, लेकिन साथ में एक समस्या और है, किसान को अक्सर बेचारा कहा जाता है। तो अन्य जो आपके साथ के किसान भाई हैं, वो क्या गलती करते हैं और कहाँ वो सुधार कर सकते हैं? वह जो किसान भाई है, वो जो मेहनत करते हैं, वो समय पे नहीं करते हैं। अच्छा। जैसे बीज की बात आई, जब अपन खेती कर रहे हैं तो बीज पहले ला के रख लेना चाहिए। जब वो ज़रूरत पड़ती तो बीज लेने भगता है, तो एक तो वहाँ पे जाके उसको, वहाँ पे उसकी बहुत जेब कटेगी, मतलब ज़्यादा रेट पे खरीदना पड़ेगा। और फिर किसान जो करता है वो भेड़ चाल चलता है, तो भेड़ चाल नहीं चल के कुछ अपने विवेक से भी काम लेना चाहिए। भाई सब लोग इस बीज को खरीद रहे हैं, तो उसको नहीं खरीदें, कोई दूसरी फसल लगाएं, तो बीज भी सस्ता मिलेगा, टाइम भी मिलेगा, सब कुछ रहेगा, और उसी को बोएगा। हो सकता है उसके जो सभी बो रहे हैं उसमें मौसम के हिसाब से कीड़ी बीमारी बहुत ज़्यादा आ जाए, वो जो बो रहा है उसमें कीड़ी बीमारी नहीं आएंगे, तो वहाँ भी बचत हो गई। तो किसान को अपने विवेक से भी काम करना चाहिए। और ये ही, अब जैसे यहाँ अपने एरिया में, कोटा क्षेत्र में, लोगों ने सोयाबीन करके जमीन में पोषक तत्व की कमी हो गई। अच्छा। अब आज सोयाबीन होता ही नहीं है, होता है तो बहुत खर्चीला हो गया, बहुत सारी वायरस की बीमारियां आ गई, पीलापन हो जाता है, ये हो जाता है, पैदावार नहीं बैठती। फिर भी किसान लोग उसको करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ, उसकी जगह आप मक्का कीजिए, दूसरी बहुत से ज्वार है, बाजरा है, आजकल तो श्री अन्न आ गया, बहुत सारी वैसी ज्वार बाजरा कर सकते हैं, मकई कर सकते हैं, जौ कर सकते हैं। तो किसान को कुछ अलग हटके भी करना चाहिए, भेड़ चाल नहीं चलना चाहिए, थोड़ा अपने विवेक से भी काम करे। अच्छा, तो सफल हो सकता है। राइट। और ये दवाइयाँ, क्योंकि एक बात जो आजकल ऑर्गेनिक खेती के बारे में अक्सर कही जाती है ना, कि दवाइयों से हालांकि फसल बेहतर होती है, ऐसा सबका मानना है। आप एक किसान होते हुए इस बारे में क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे, जैसे दवाइयाँ इतनी ज़्यादा हो गई, ये दवाइयाँ इतनी ज़्यादा होने का कारण ये है, किसान ने जैसे डाल दी दवाई, उसमें कीड़े नहीं मरे, तो ऑलरेडी वो जो दुकानदार बोलेगा उसको डबल डोज कह के दिलवाएगा। अच्छा। तो आधी तो काम ही आ रही है, आधी खेती में जा रही है, खेती में जहर घोला जा रहा है, और उससे जो दवाई डाली जा रही है, ठीक है, आधी डालता वो या जो लिमिटेड डोज डालता तो शायद उसका फसल का कीड़ा ही मरता, पर वो डबल डोज डालने से उसमें जो पोषक, वो जो किसान के लिए जो लाभदायी कीट हैं, केंचुए है, दूसरे गटर बीटर, वो ऐसी चीज़ें हैं जो हानिकारक कीटों को मारती है, तो वो ज़्यादा डोज डालने से वो सब कीड़े मर जाते हैं, केंचुआ मर जाता है, तो ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी कम हो जाती है। तो किसान को जितना डोज बताया जाए, और वो भी किसान वैज्ञानिक जो हैं वो जो बताते हैं वो डोज डालिए, दुकान वाला जो बताता है वो नहीं डाले कभी भी। दुकान वाला उसकी कमाई के हिसाब से तो दवाई देगा, और उसको भी डोज को भी डबल या 3 गुना बता के डलवाएगा, तो उसके लिए बहुत नुकसान, किसान के लिए बहुत नुकसानदायक है। किशन जी, आपकी बातें सुनकर मैं एक जगह बहुत खुश हो रही हूँ। देखिए, आप सीधे साधे किसान आदमी,
लेकिन आपने है ना, क्योंकि अपनी खेती के अनुसार इतना कुछ अपनी लाइफ में लिया है कि आप आज एक किसान वैज्ञानिक साउंड करते हैं। 2 बार हो गया ना उसका, किसान वैज्ञानिक अवार्ड 2 बार मिल चुका है। हाँ, तो मैं, लेकिन आप स्वयं भी किसान वैज्ञानिक ही साउंड करते हैं, है ना? हाँ। क्योंकि एक बड़ी बात यह है कि हमारी ज़रूरत के अनुसार अपने प्रोफेशन को या फिर ये कह लीजिए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना भी बिजनेस का एक बहुत बड़ा पार्ट है बिल्कुल। ना? अच्छा, कभी सोचा बिजनेस था? वाली बात एक मैं बोलूं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पता है। ये जो मेरा बिजनेस है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुश इसलिए हूँ, जो मेरी सदाबहार वैरायटी है, इसमें एक तो रेट मेरा होता है। यह भी बिजनेस में बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो अपन कहीं काम लेने जाएंगे या माल देने जाएंगे तो पहले काटा पीट हो जाएगी रेट में। उसके बाद अपन ने माल दे दिया तो पैसे आने में बड़ी दिक्कत होती है, कट पीट के पैसा आएगा। जबकि मेरे सदाबहार आम ये है कि रेट भी मेरा, पैसा पहले आता है, उसके बाद माल जाता है। तो जितना मैं इस वैरायटी को बना के खुश हुआ हूँ, उससे ज़्यादा मेरा ये जो बिजनेस है, ये जिस मेरे को इसमें मान सम्मान मिल रहा है या जो मेरा पैसा पहले आ जाता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, एक बात बताइए, कभी जीवन में सोचा था, एक तो कहीं पर आपकी ग्रेजुएशन मतलब है ना छूट गई थी, हाँ। और उस मुकाबले आज एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दम पर मतलब कोटा के लिए ब्रांड बना हुआ है, कितनी बड़ी बात है। मतलब अच्छे नहीं सोच सकते ये बात तो। अब ये हालांकि मेहनत खूब करी मैंने, इस वैरायटी को बनाने में 20 साल लगे हैं, और फिर भी मैं कहूँगा ऊपर वाले का, आप लोगों का आशीर्वाद, इसलिए नहीं साहब, हमारा तो क्या ऊपर वाले का है और आपकी मेहनत है। मतलब इस बात का क्या ही क्रेडिट लें, क्योंकि अच्छा, मुझे सबसे अच्छी बात आपकी पर्सनैलिटी में जो लगती है ना, वो ये है, आप बिल्कुल सीधे साधे व्यक्ति हैं, है ना? लेकिन ये है कि धोखे नहीं खाने हैं, ये आपने अपने जीवन में समझा, सीखा है, एक्सपीरियंस के उस पर के ऐसा नहीं करना। अच्छा, घर में माहौल की बात करूं, आप है ना काफ़ी कम समय दे पाते हैं, है ना? किसानी करोगे तो समय कम मिलेगा, तो घर में कभी इस बात पर चर्चा ज़्यादा होती है? नहीं, चर्चा नहीं होती, उस समय नहीं देते हैं तो उनको साथ ले लेते हैं। चलो भाई, अब भी आप काम करो, सब काम करते हैं खेती में, तो अपने आप समय मिल जाएगा। सबको साथ ले लेते हैं। ये ग्रोथ भी बड़ी अच्छी है। 1 बीघा ज़मीन से शुरुआत, आज 3 बीघा और ले ली है। 3 बीघा खरीद ली मैंने, और वो भी ऐसी जगह पे जो बदनमी मानो का 15 लाख रुपए बीघे की ज़मीन है। तो जबकि किसान ज़मीन बेच रहा है, खरीद नहीं रहा है। अपने तो 1 बीघे से खरीद के 3 बीघा खरीदी है, बाकी और भी दूसरे मकान वगैरह बनाई है, और भी प्रॉपर्टी है। नहीं, ईश्वर करे बहुत तरक्की मिले, क्योंकि क्या है ना, अभी मैं बड़ा सवाल पूछ रही हूँ, किसानी छोड़ते हुए ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो आज आप ऐसे किसानों को क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, भारत की जो इकोनॉमी है उसे एग्रेरियन इकोनॉमी कहते हैं। हमेशा से कहा जाता था कि हमारे यहाँ पर किसानी ज़्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे अब हम नौकरी पेशा और बाकी अन्य प्रोफेशंस में ज़्यादा जाने लगे। तो ऐसे में इस पूरी सिचुएशन पर आप क्या सोचते हैं, और आपको क्या कहना है अपने किसान भाइयों से भी? किसान भाइयों से कहना चाहूँगा मैं, भाई खेती को मत छोड़ो। कम से कम आप नहीं कर सको तो कम से कम देखो। आज जो पढ़े लिखे IIT लोग हैं जो खेती में आ रहे हैं, नौकरियों का बड़ा बड़ा पैकेज छोड़ के खेती में आ रहे हैं, तो इसका मतलब खेती में कुछ न कुछ होगा, तभी तो वो भी तो छोड़ के आ रही, नहीं तो उनको तो घर बैठे आराम से तनख्वाह मिलेगी, या हल्का फुल्का काम करी। खेती में तो बहुत हार्ड वर्किंग है, पर कम से कम आप खुद नहीं सोच सको तो उनको आधार मान के सोचो, भाई वो क्यों आ रहे हैं? वो तो पढ़े लिखे हैं ना, वो तो आगे और बिजनेस कर सकते हैं या कोई और भी काम कर सकते हैं, खेती में क्यों आ रहे हैं? खेती में कुछ न कुछ स्पेशल है, तभी तो खेती में आ रहे हैं लोग। तो खेती करना चाहिए, पर खेती करें तो वैज्ञानिक तरीके से करें। ऐसा नहीं पुराने जो ज़माना चल रहा है, पुराना बीज है, पुरानी दवाइयाँ, ऐसा नहीं, थोड़ा आज के युग में आके खेती करें। पहले बात सबसे बड़ी मैं कहूँगा, खेती करें तो बाज़ार को देखिए, बाज़ार में किस चीज़ की मांग है, उस हिसाब से खेती करो ना, आप कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। सही बात है, सही बात है। अच्छा, सबको एक नहीं करना चाहिए, सब ये करेंगे तो बल्क में आएगी चीज़, रेट ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। यहाँ का लहसुन और धनिया, उसकी क्या क्वालिटी में बेहतरी होने की ज़रूरत है? हाँ बिल्कुल, इसमें किया जा नहीं, धनिया और जो लहसुन है क्वालिटी बहुत अच्छी है, पर इसको मैं चाहूँगा किसान लोग इसको प्रोसेसिंग करें, सीधा नहीं बेच के प्रोसेसिंग करेंगे तो उसमें फ़ायदा ये होगा, किसान की भी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, उसको साल भर इनकम मिलेगी, साल भर बेचेगा तो साल, और ये औने पौने दामों में जो बिकता है वो नहीं बेच के, और उसको जैसे सूखा प्रोडक्ट बन गया उसको कभी भी बेच सकता है, तो अपनी मनमर्जी के रेट पे बेच सकता है और उससे बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकता है। चलिए, ये तो बहुत सुंदर संवाद हुआ। अब एक रैपिड फायर खेलने वाले। सबसे पहला शब्द है आम। सदाबहार आम। आलू। पटेटो। अच्छा, गुलाब। गंगानगरी गुलाब। गंगानगरी गुलाब, ठीक है। किसान की ताकत। खेती। राष्ट्रपति भवन जाने का एक्सपीरियंस कैसा था?
बहुत अच्छा, तो पहला एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। ओके, कितनी देर मोबाइल देखते हैं? मोबाइल बहुत कम देख पाता हूँ दूसरे कामों की वजह से। जीवन में क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन? आपके जीवन की ऑक्सीजन कौन है? खेती। धर्मपत्नी के लिए कुछ कहेंगे? बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्ट करती है, सीधी सादी। अच्छा, छोटे बेटे का बहुत ध्यान है छोटे डॉगियोज में, है ना? नहीं, बड़े वाले का डॉगी में। अच्छा, छोटे का इस पे रहेगा। अच्छा, अभी भी ये कहता है, लोग आगे पूछते हैं, बड़े बड़े लोग आगे पूछते हैं उससे क्या करना चाहोगे? मैं किसान बनूंगा, खेती करूंगा। खेती करूंगा लिख रखा है उसने, आई प्राउड किसान। वेरी गुड। अच्छा, फाइनली हमारे सभी देखने वालों को, श्रोता, ऑडियंस, सबको क्या कहेंगे? उनको यही कहूँगा, जो भी कुछ काम करना है उसको पूरा मन से और धैर्य से, श्रद्धा के साथ करना चाहिए, तो सफलता अपने आप मिलेगी। वाह, बहुत सुंदर। आज का ये संवाद मेरे वन ऑफ द फेवरेट संवादों में से हुआ, वो इसलिए क्योंकि श्री किशन सुमन जी से वैसे मैं कुछ समय बाद मिली हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, उनके मन में जो तब सीधे साधे विचार थे एज अ किसान, वो आज भी उतने ही सीधे साधे हैं। सिर्फ 1 बीघा ज़मीन से शुरुआत उन्होंने की थी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि अगर आपकी पढ़ाई बीच में छूट जाए तो मन में पहला सवाल यही आता है कि क्या हम जीवन में कुछ बेहतर कर पाएंगे, लेकिन वो जीते जागते इस बात के एग्जाम्पल है कि भले ही आसपास बहुत अड़चने आए, लेकिन आप बड़े बड़े अवार्ड्स भी जीत सकते हैं, अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं, अगर आपने सीखने की ललक हो और अपने कार्य के प्रति समर्पण पूरा हो। श्री किशन जी, जितने सीधे साधे प्यारे व्यक्ति आप बने हुए हैं, ईश्वर करे हमेशा ये सीधा साधापन बना रहे। आपका कार्य मतलब दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उससे लोगों का किसानी में वो क्या कहते हैं कि विश्वास बना रहेगा, है ना? बिल्कुल बना रहेगा। और देखना चाहिए, अभी जैसे हम राजस्थान से 56 किसान वैज्ञानिक हैं, उनमें से बहुत से किसानों को पद्मश्री अवार्ड भी मिल गया। बहुत सुंदर। तो वो भी तो कुछ न कुछ किया होगा उन्होंने, तो किसानों को कम से कम उनकी तरफ देख के और प्रयास तो करना चाहिए। सही बात है। किसान खेती में ऐसा नहीं कि इसमें नुकसान हो, अगर तरीके से किया जाए तो बहुत अच्छा है। एक तो सेल्फ डिफेंड है, नौकरी में आज यहाँ कर रहा है, कल हो सकता है ट्रांसफ़र दूसरी जगह कर दे, जहाँ सही बात है, ऐसी स्थितियाँ बन जाए। तो खेती अपने खुद जब चाहें जब करें, मन से करें, ऐसा नहीं कि उसमें अपन करते हैं ना, आप नौकरी पर दूसरे के गुलाम होकर रह जाते हैं, इसमें तो खुद मालिक हैं। सही बात है। और इतनी सीधी सादी बातों के साथ अब इस संवाद से मैं कुछ सीखते हुए विदा लेना चाहूँगी, सिर्फ इतना कहते हुए कि किसानों की इज्जत भी ना हमारे थॉट प्रोसेस में होनी चाहिए। सोचिए, वो सबको फीड करने के थॉट से इतना बढ़िया कार्य कर रहे हैं, तो हम एटलीस्ट किसी किसान से कभी मिलें तो ऐसा तो ना बिहेव करें कि जैसे वो कुछ नहीं करता है और हम बहुत कुछ हैं। बस इतनी ही विनती थी। सीकिंग सॉल्यूशंस विद सावी को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, धन्यवाद।